सब केहू के झारखंडी जोहार। तो आज हम लोग का टॉपिक है झारखंड में आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज मेनली आज हम लोग का टॉपिक रहेगा जितना भी संकट आता है झारखंड में, जो भी संकट है, या प्राकृतिक संकट है या मानव जनित संकट है, इन सभी चीज़ों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो आज हम लोग पूरी तरह से जानेंगे कि क्या क्या आपदा है या क्या क्या संकट होता है। और इससे पिछले क्लास में हम लोग वन प्रबंधन के बारे में सारा उसका नीति वगैरह जो भी था सारा चीज़ को पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही तगड़ा है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, या इसका प्रबंधन से आ जाएगा या समस्या से आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद जस्ट हम लोग देखने वाले हैं इसका प्रबंधन के बारे में, यानी इसका निवारण किस तरह से किया जाता है, आपदा के पूर्व, आपदा के मध्य या आपदा के बाद में, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या समस्या है, उस समस्या को तो जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण किया जा सकता है। निवारण को पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा उसमें। अगर हम लोग पहले ही निवारण को पढ़ लेंगे तो फिर संकट को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, जितना मज़ा होने के बाद आता है। ठीक है, तो उसको बाद में जानेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं मेनली संकट के बारे में। तो आज जितना भी संकट या आपदा का बात होगा वो केवल झारखंड से ही रिलेटेड बात होगा, कोई अदर स्टेट का बात नहीं होगा। इसीलिए माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, यानी झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो झारखंड का ज्योग्राफी से ही रिलेटेड बात किया जाएगा। किसी अदर को एग्जाम्पल में जोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरा राज्य का ज्योग्राफी का यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इसलिए माइंड में सेटअप रखना है कि झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी भटकाता है दूसरे तरफ, दूसरे एरिया में। इसीलिए यार ये चीज़ जो हम लोग के यहाँ है वो अन्य राज्यों में भी यही समस्या है, तो इसीलिए उन समस्याओं को नहीं जोड़ना है। मेनली हम लोग एक एक कर देखना है, अपना झारखंड में जो है उसको झारखंड में ही सेटल कर लेना है। तो हम लोग देखते हैं कि आपदा क्या होता है। देखिए, आपदा हम लोग का दो तरह का होता है, एक होता है मानव जनित होता है और एक प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, दो तरह का आपदा होता है। अब प्राकृतिक आपदा में क्या होता है, मानव जनित में क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक आपदा में कहने का मतलब होता है जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, चक्रवात वगैरह, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदा है। तो इनको प्रकृति द्वारा ये जनित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखें एक हम लोग के द्वारा जो खुद मानव का कर्म के द्वारा वो उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी वो आपदा आता है, यानी संकट मानव जनित। तो मानव जनित आपदा में क्या होता है, जैसे जंगलों में आग, या आजकल जो हाथी का उत्पात देख रहे हैं, ये सब हम ही लोग का ये सारा क्रिएशन है। जैसे सब सूखा पड़ने वाला है, ये हम लोग का ही है, प्रकृति रिलेटेड है, लेकिन उसका कारण हम ही लोग हैं, हम ही लोगों के कारण ऐसा हो रहा है। इसे पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एक पेड़ अगर आप लगा रहे हैं तो 100 पेड़ काट भी रहे हैं, तो ये सूखा का कारण है। तो इसीलिए मेनली ये रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, तो इसको छोड़िए। तो हम लोग का प्राकृतिक और मानव जनित आप लोग समझ गए हैं। आपदा दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक और मानव जनित। तो देखिए, आपदा कई तरह का हो रहा है और हम लोग इसमें कई तरह के जानेंगे आपदा। झारखंड में बहुत सारा खनन वगैरह है, तो खनन से रिलेटेड भी आपदा जानेंगे, मानव जनित हो गया। तो इन सब चीज़ों का भी देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूकंप के बारे में, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप को देखने से पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इसका हेडिंग क्या है। झारखंड में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित या जनित आपदाएं दोनों प्रभावी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़। ठीक है, झारखंड के सभी जिले किसी न किसी आपदा से प्रभावित हैं। झारखंड में प्रायः होने वाली आपदाएं भूकंप, सूखा, बाढ़, खनन दुर्घटना, जंगलों में आग, हाथियों का उत्पात, वज्रपात वगैरह। ठीक है, तो ये हम लोग का ये क्लियर हो गया। अब क्या क्या देखना है वो तो हम लोग का क्लियर है। अब इसके हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यानी भूकंप की ओर। देखिए, भूकंप किस तरह से भूकंप का मतलब ये किस तरह से आता है। कोर, हम लोग का जो कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, यानी मेंटल से उत्पन्न होता है। तो आप लोगों का भी कोर, क्रस्ट और मेंटल बताने लग गए तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए वो टोपोग्राफी का पार्ट हम लोग टोपोग्राफी में देखेंगे, वो उसका पार्ट है। मेनली हम लोग को जानना है फैक्ट के बारे में जो एग्जाम से संबंधित है, वो भी झारखंड का। उसके बाद हम लोग जनरल अवेयरनेस में हम लोग देख लेंगे उसको, सारा चीज़ को।
लेकिन मेनली अभी फोकस करते हैं झारखंड के बारे में, इसीलिए आप लोगों को पहले ही बोल दिए हैं कि भटकना नहीं है कि भूकंप कैसे होता है। अब भूकंप कैसे होता है, देखिए भूकंप एक मेनली मेंटल में जो हलचल होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। तब मेंटल क्या होता है, इसमें अगर आप लोगों को बताने लग जाएंगे तो फिर ये रुक जाएगा सारा चीज़। तो भूकंप को जानते हैं, तो देखिए भूकंप से हम लोग का जो झारखंड है, भूकंप जैसे आप लोग को मैप से बताएंगे तो आप लोग थोड़ा जल्दी समझ जाइएगा। भूकंप को मेनली 3 जोन में रखा गया है, ठीक है। झारखंड में जोन 3 रखा गया है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। जोन 3 इसी को बोला जाएगा, ठीक है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, यानी 3 जोन में बांटा गया है झारखंड को। अब जोन 2 है, जोन 2 सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, यानी सबसे ज़्यादा खतरा जोन 2 में है। जोन 3 में थोड़ा कम है, जोन 4 में सब थोड़ा उससे थोड़ा और कम है, ठीक है। उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। तो झारखंड में अब हम लोग जोन समझ गए। जोन एक कैटेगरी है। कैटेगरी किस चीज़ का कैटेगरी है, संवेदनशीलता का कैटेगरी को बांटा गया है जोन 2, 3, 4। तो झारखंड को भूकंप के दृष्टि से न्यून यानी कम प्रभावित क्षेत्र में रखा, कम संवेदनशील या कम जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि झारखंड को भूकंप के जो दृष्टि से न्यून यानी कम जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है और 3 क्षेत्र में रखा गया है, यानी 3 जोन में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3 और जोन 4, ठीक है। जोन 2 में 2 जिला है, जोन 3 में 15 जिला है और जोन 3 में 7 जिला है। तो जोन 2 में जो है सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक कहने का मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जोन 2 में कौन कौन आता है, साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज और गोड्डा। देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि इस मैप में, ये देखिएगा हम लोग का ये झारखंड का मैप हो गया। एक सेकेंड, ये झारखंड का हम लोग का मैप हो गया, ठीक है। अब देखिए झारखंड में जो चक्रवात आता है ये हम लोग का दक्षिणी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग और ये पूर्वी भाग। आप लोग को पता चल ही जाना चाहिए कि हम लोग का जो झारखंड है समुद्र यानी किस साइड में सबसे करीब है समुद्र से। तो हम लोग का बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से सामने है, समीप है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का जो चक्रवात होगा, चक्रवात सुनामी जो भी आएगा इधर से आएगा और सामने से आएगा। तो यहाँ आएगा हम लोग का एक हो गया, ये पूर्वी साइड हो गया और ये हम लोग का दक्षिणी साइड। तो प्रभाव किधर पड़ेगा चक्रवात का, हम लोग का दक्षिणी पूर्वी में। तो यही दक्षिणी पूर्वी भाग को बोला गया है कि चक्रवात से प्रभावित है, यही दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है। देख लीजिएगा इधर बंगाल की खाड़ी है और यहीं से प्रभावित होता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों, किस तरह से हम लोग का दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी प्रभावित होता है। तो दक्षिणी पूर्वी को आप लोग जान गए कि दक्षिणी पूर्वी में क्यों हम लोग का झारखंड प्रभावित है उस साइड। तो मेनली इसको पता चल गया। जोन 2, जोन 3, जोन 4 भी पता चल गया। अब देखिएगा जोन 2 में कौन कौन सा जिला आता है। ये मेनली आपको जोन 2 का जिला को याद रखना है, साहेबगंज और गोड्डा। साहेबगंज और गोड्डा को बहुत ज़्यादा पूछा है जोन 2 का बारे। जोन 3, जोन 4, 15 जिला है जोन 3 में और जोन 4 में है 7 जिला। तो हम लोग का ये भूकंप यहाँ क्लियर हो जाता है। अब नीचे देख लीजिएगा, देखिए भूकंप, झारखंड को भूकंप या चक्रवात की दृष्टि से न्यून संवेदनशील या जो न्यून या कम जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है। दक्षिण पूर्वी भाग चक्रवात से प्रभावित है। झारखंड की भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए जोन 2, 3, 4 में रखा गया है। जोन 3 में साहेबगंज एवं गोड्डा है जो कि सबसे संवेदनशील है, सबसे जोखिम भरा है। जोन 3 में 15 जिले हैं, जोन 4 में 7 जिले हैं। अब BIT मिश्रा भूकंप हेतु मार्गदर्शन करता है। आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, जो BIT मिश्रा है, BIT मिश्रा जो हम लोग का झारखंड में BIT मिश्रा है, वो BIT मिश्रा का काम क्या है, इसका काम मार्गदर्शन करना है। जितना भूकंप मान लीजिए भूकंप आने वाला है, उसका एग्जैक्ट तो कोई पता नहीं कर सकता है, लेकिन एक मीटर है, उसके माध्यम से एक गैस है, उसके बढ़ने से पता चल जाता है, या एनिमल का एक्टिविटी के कारण। तो जो हम लोग का भूकंप आता है उससे संबंधित या उसका निवारण से संबंधित या उसका मैनेजमेंट का आने के बाद जो जितना भी त्रासदी होता है उसको मैनेजमेंट करने का जितना भी जिम्मेवारी या मार्गदर्शन करने का काम BIT मिश्रा का है झारखंड में। तो ये क्लियर होना चाहिए BIT मिश्रा।
अब देखिए ये दक्षिण पूर्वी ये बहुत पूछेगा, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि चक्रवात आता है तो समुद्री एरिया से उठ के आता है, तो हम लोग समुद्री एरिया से किधर से सामने हैं, इस तरह से आप लोगों को दिमाग भी यूज करना है। ये नहीं कि बताया जा रहा है उसको केवल पढ़ लिए, इससे नहीं, थोड़ा सा सेट करना है माइंड को। और ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है कि अगर माइंड याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कुछ कुछ डाटा है उसको याद करना पड़ेगा, बाकी आपको सब मैप से ही हो जाना चाहिए, पूरा मैप क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोग का ये भूकंप हो गया। अब देखिए भूकंप, अब बाढ़, ठीक है। अब बाढ़ देखते हैं। अब आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज करना है आप लोगों को कि देखिए बाढ़ कैसे आता है। एक तो बाढ़ हम लोग का नदी जल स्तर में वृद्धि हो जाता है इसलिए आता है, या बाढ़ का मेनली कारण होता है कि बड़ा सा कोई अगर जलाशय है, बड़ा सा नदी वगैरह है, अगर उसका बांध वगैरह टूट गया तो अगल बगल एरिया में बाढ़ आ जाता है। तो ये सब कारण है। लेकिन झारखंड में मेनली होता क्या है, तो झारखंड में देखिए, झारखंड में मानसूनी वर्षा के कारण नदी जल स्तर में वृद्धि, ठीक है, नदी जल स्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का कारण बनता है। नदियों का हम लोग का जो नदी है वो पूरा का पूरा वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। जब भी गर्मी का मौसम आता है सारा सूख जाता है, तो जैसे वर्षा आता है तो सारा भर जाता है। और अत्यधिक वर्षा के कारण, ठीक है, तो ही अत्यधिक वर्षा के कारण नदी का जो जल स्तर है ज़्यादा भर जाता है, और भरने के कारण बांध मजबूत नहीं होता है, जिस कारण से टूट जाता है, और वो टूटने के कारण या ऊपर से भी पार होने के कारण हम लोग का ये बाढ़ का कारण बन जाता है। और जो झारखंड है, झारखंड में कुल 11 जिला ऐसा है जो प्रभावित है आंशिक रूप से बाढ़ से, और सबसे ज़्यादा प्रभावित है हम लोग का साहेबगंज और गोड्डा। देखिए अब साहेबगंज और गोड्डा ही क्यों प्रभावित है सबसे ज़्यादा, पलामू गढ़वा क्यों प्रभावित है। अब बोलिएगा आप लोग कि पलामू तो सबसे ज़्यादा सूखा में आता है झारखंड का, लेकिन बाढ़ से भी वो ग्रसित है। आप कैसे, पलामू का एरिया में ओला भी गिराता है, लेकिन वो ओला गिराता है क्यों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो अभी यहाँ का पार्ट नहीं है, वो वर्षा का पार्ट है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे 2015 में हुआ था, ठीक है, तो उसी तरह से हो जाता है। तो मेनली हम लोग का भी बाढ़ है और हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बाढ़ में हम लोग का कौन प्रभावित रहेगा, भाई जो नदी से सामने है, जो करीब है, वहाँ ना बाढ़ आएगा। अब सिमडेगा जिला में तो बाढ़ नहीं आएगा, ठीक है, सिमडेगा में, गुमला में जो नदी से करीबी है, सटा हुआ है, या नदी गुजरता है वहाँ से, जो वही अगल बगल एरिया में बाढ़ आएगा। तब देखिए जैसे दामोदर हो गया, बीचों बीच रांची को काटते हुए स्वर्ण रेखा डायरेक्ट नीचे एकदम बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम होते हुए, ठीक है। अब आप उधर से देखिए गंगा नदी एकदम साहेबगंज एकदम फुल फोर्स में गंगा नदी क्रॉस करता है साहेबगंज को, साहेबगंज गोड्डा को, ठीक है। तो जैसे त्रिकुट, हम लोग का त्रिकुट पर्वत है, उस हम लोग का त्रिकुट पर्वत बोल दिए मिस्टेक से, ये देखिएगा मैप से आपको समझाते हैं। जो ये उत्तर पूर्वी बोल रहे हैं क्यों प्रभावित है उत्तर पूर्वी, उसको देखिएगा। देखिए ये झारखंड है, ये झारखंड का, ये हम लोग का ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिए ये हम लोग का पूरब है और ये हम लोग का उत्तर है। अब देखिए यहाँ से जो दिख रहा है, ये गंगा नदी है, यहाँ से डायरेक्ट गंगा नदी देखिए साहेबगंज और गोड्डा को कैसे क्रॉस किया है। अगर यही साहेबगंज, यही गंगा नदी में जल स्तर अगर वृद्धि हो जाता है, इसी जल स्तर के वृद्धि होने के कारण यहाँ बाढ़ आ जाता है साहेबगंज और गोड्डा में। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि झारखंड का उत्तर पूर्वी जो है बाढ़ से ग्रसित है। अब क्यों ग्रसित है वो भी क्लियर हो गया, साहेबगंज और गोड्डा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और देखिए धनबाद में भी आता है। अब धनबाद में क्यों आता है, देखिए यहाँ से पूरा दामोदर नदी है, ये दामोदर हो गया, कोनार, ये सब सारा चीज़ एक ही होके आता है, बराकर भी क्रॉस कर जाता है, जिस कारण से ये बाढ़ का कारण बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए झारखंड जो है आंशिक रूप से झारखंड का 11 ऐसा जिला है जो बाढ़ से प्रभावित है। अब आंशिक रूप से प्रभावित है कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा बाढ़ से प्रभावित है। क्यों है, क्योंकि भाई वहाँ से नदी वगैरह जितना भी है या उद्गम हुआ है या वहाँ से गुजरती है, बात ख़त्म। बात यही क्लियर होना चाहिए, वहाँ से नदी वगैरह का उद्गम है, इसीलिए आंशिक रूप से कुछ जिला है जो प्रभावित है। अब देखिए हम लोग का जो पलामू डिवीज़न है, पलामू डिवीज़न में गढ़वा जो है, गढ़वा पलामू, ये भी बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन यहाँ रेयर ही देखा जाता है। क्यों,
जैसे हम लोग का उत्तरी कोयल है रांची, हम लोग का जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ से एक उत्तरी कोयल नदी हम लोग का एकदम डायरेक्ट पलामू गढ़वा एकदम ठीक है, सोन नदी में मुहाना बनाता है, नहीं सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो वो सोन नदी भी गुजरता है कहाँ से, सोन नदी ठीक हम लोग का पलामू डिवीज़न होते हुए, पलामू डिवीज़न कहने का मतलब आप लोग को मैप से ही दिखा देते हैं, जो हम लोग का गढ़वा जिला है, गढ़वा पलामू लातेहार, देखिए यहाँ से देखिए ये हम लोग का उत्तरी कोयल है डायरेक्ट, देखिए यहाँ गढ़वा ठीक है, और यहाँ से ये सोन नदी है हम लोग का गढ़वा जिला को टच करते हुए आगे निकल जाता है और गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसको हम लोग देखिए ये बाढ़ से प्रभावित होगा, ये अगल बगल भी होगा, ये सब भी अगल बगल एरिया होगा, जहाँ जहाँ भी नदी का स्रोत है या गुजर रहा है, ये सब जगह में बाढ़ से ग्रसित होगा आंशिक रूप से। तो हम लोग समझ गए कि झारखंड में बाढ़ का कारण क्या है और कहाँ है। झारखंड में बाढ़ का कारण क्या है उसको भी समझ गए। उत्तर पूर्वी बाढ़ से ग्रसित है, झारखंड में साहेबगंज और गोड्डा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। झारखंड में 11 जिला ऐसा है जो आंशिक रूप से प्रभावित है। इसको एक बार पढ़ देते हैं। अब देखिए बाढ़ आएगा तो बाढ़ से कुछ ना कुछ क्षति होगा, या किसी का मकान गिर गया या कुछ हो गया और अन्य चीज़ कुछ हो गया, मवेशी गाय बैल सब चीज़ मर जाता है, बह जाता है। अब देखिए उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है झारखंड में पूछता कैसे है, देखिए घर बैल गाय गरू सबको पूछेगा नहीं, ठीक है, पूछता है बहुत हेवी चीज़ को पूछता है कि झारखंड में बाढ़ से क्या प्रभावित होता है। तो झारखंड में बाढ़ से धान का खेती जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा धान का खेती किया जाता है और धान का खेती बाढ़ से प्रभावित होता है, यानी क्षति होता है, क्षति पहुंचता है धान का खेती को। तो एक बार पढ़ते हैं, काहे कि बिना पढ़े तो होगा नहीं। देखिए बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र हम लोग झारखंड का। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला साहेबगंज और गोड्डा है, दुमका धनबाद, लेकिन सबसे ज़्यादा है साहेबगंज। झारखंड का आंशिक रूप से 11 जिले प्रभावित है। बाढ़ का प्रमुख कारण मानसूनी वर्षा द्वारा नदी जल स्तर में वृद्धि। सोन नदी उत्तरी कोयल नदी में जल स्तर में बढ़ने से पलामू लातेहार गढ़वा जिला में बाढ़ से प्रभावित है। झारखंड में बाढ़ के कारण धान की खेती यानी धान खेती को प्रभावित होती है। तो इसके बाद हम लोग अभी देखने वाले हैं, मैं अभी तड़ित वगैरह को देखेंगे। तड़ित कहने का मतलब, तड़ित चालक का बात नहीं कर रहे हैं, तड़ित कहने का मतलब तो लाइटिंग होता है। इन सब जंगलों में जो आग लग जाता है, हाथियों का उत्पाद, इन सब चीज़ों को भी हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए मेनली हम लोग अभी सूखा के बारे में देखेंगे कि सूखा क्यों पड़ता है झारखंड में। अब सूखा पड़ने का बहुत सारा कारण है। अब उस कारण अगर सूखा मेनली देखिए वर्षा नहीं होगा, अगर उस किसी क्षेत्र में अगर पानी नहीं आएगा, वर्षा नहीं होगा, नदी का स्रोत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सूखाग्रस्त हो जाएगा। तो झारखंड में कुछ ऐसा जगह है जो सूखाग्रस्त है। तो सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त में हम लोग का पलामू आता है, और पलामू सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र में पलामू ही जिला आता है झारखंड का। और झारखंड का जो पलामू डिवीज़न है पूरा का पूरा सूखा से ग्रसित है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रसित अगर है तो पलामू जिला है सूखा से। अब देखिए सूखा से झारखंड अगर सूखा से क्यों प्रभावित है, देखिए वर्षा होता है झारखंड में, लेकिन जो हम लोग का पलामू डिवीज़न है यानी पश्चिम साइड है, वो हम लोग का मैकाल पर्वत है, छत्तीसगढ़ आसपास मैकाल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। वो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और मैकाल पर्वत है, झारखंड का पश्चिमी भाग को छेक देता है। छेकने का मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण जो हम लोग का पश्चिमी भाग है उसमें वर्षा नहीं हो पाता है। वर्षा होता है लेकिन छाया वृष्टि क्षेत्र में आता है। छाया वृष्टि क्षेत्र में आने कहने का मतलब कि 20% ही वर्षा होगा, जिस कारण से वो सूखा ग्रसित हो जाता है। और इसीलिए हम लोग का जो पलामू डिवीज़न है उसमें केवल सबसे ज़्यादा तिलहन प्रकार का फसल किया जाता है। क्यों? जहाँ वर्षा यानी थोड़ा थोड़ा होता है, झिमिर झिमिर टाइप का, जो लौटता हुआ मानसून से होता है, तो उस समय जो हम लोग का पलामू डिवीज़न है, जो हम लोग का पश्चिमी विक्षोभ से आता है भूमध्य सागर से, वो जो जेट स्ट्रीम के माध्यम से, तो वो वर्षा है उससे हम लोग का जो पलामू डिवीज़न है उसको थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से सबसे ज़्यादा वहाँ पर तिलहन का खेती किया जाता है पलामू डिवीज़न में। और मेन यही कारण है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और जो मैकाल पर्वत है वो झारखंड को थोड़ा सा झारखंड छायावृष्टि क्षेत्र में आ जाता है, उस साइड में, पश्चिमी साइड में, जिस कारण से वर्षा कम होता है। कम होने के कारण उधर सूखाग्रस्त हो जाता है। तो अब हम लोग को सूखाग्रस्त से हम लोग निपट सकते हैं उसको आसानी से।
क्योंकि हम लोग पास उधर उत्तरी कोयल है, ठीक है, और उधर से उतना बड़ा सोन नदी है, साला सबको एकदम ले लावे मेढ़ बांध बनाते हुए ले आना चाहिए। लेकिन उस सबको बात नहीं करना है, मेनली हम लोग को जानना है सूखा के बारे में। तो सूखा मेनली आप लोग समझ गए कि कहाँ कहाँ सूखा पड़ता है और क्यों सूखा है झारखंड, और सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र सूखा कौन आता है, पलामू, ये सारा चीज़ आप लोग देख लिए। अब देखिए 2010 में झारखंड में बहुत ज़्यादा एक सूखा त्रासदी आ गया था, भूकंप वगैरह बाढ़ का त्रासदी आता, लेकिन सूखा का आ गया था झारखंड में, और अभी भी वो जारी है। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा यानी सबसे गंभीर सूखा से कब जूझ रहा था, इस तरह का क्वेश्चन आया था या ग्रसित था, तो 2010 में। और झारखंड का कुल 12 ऐसा जिला है जिसमें जो सूखा ग्रसित है, जो सूखा क्षेत्र में आता है, यानी उसमें 50% से कम वर्षा होता है। तो सूखा में मेनली हम लोग का इतने ही था, और हम लोग सूखा से संबंधित सारा चीज़ देख लिया। अब सूखा से संबंधित कौन गाइड करेगा, कहने का मतलब सूखा एक हम लोग का एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, एग्रीकल्चर सारा चीज़ हम लोग का ज्योग्राफी पार्ट से रिलेटेड है। तो हम लोग का उससे संबंधित जितना भी मॉड्यूल है, यानी जो भी हम लोग का गाइडलाइन देगा, एजुकेशन देगा, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करेगा, तो उसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का काम है कि सूखा से संबंधित या कृषि वानिकी से संबंधित सारा चीज़ का एजुकेट करना, यानी गाइडलाइन देना, दिशा निर्देश देना, मार्गदर्शन करने का काम करता है। तो हम लोग सूखा को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। झारखंड का उत्तर पश्चिम भाग सूखा से प्रभावित है। पलामू डिवीज़न प्रभावित है पूरी तरह से। सबसे ज़्यादा सूखा से प्रभावित पलामू जिला है। 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखा से ग्रसित था और है, इसलिए है लिख दें कि अभी भी वही हाल है। झारखंड का 12 जिला गंभीर सूखा से प्रभावित है। इन जिलों में 50% से कम वर्षा होता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सूखा हेतु मार्गदर्शन करता है। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैप में दिखा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इधर सूखा क्यों होता है। देखिएगा, ये हम लोग का बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, ये हम लोग का मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश, ये हम लोग का छत्तीसगढ़। अब देखिए जो मध्य प्रदेश है, ये जो यहाँ से यहाँ हम लोग का विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यहाँ अलियाबेद खलियाबेद सारा उस सबको छोड़िए, गोली मारे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है, बहुत ऊंचा। अब उसके बाद यहाँ एक आ जाता है इस तरीका से मैकाल पर्वत। देखिएगा ये झारखंड ऐसे एक मैकाल पर्वत जगह खड़ा है ऐसे। तो अगर वर्षा होगा हम लोग का दक्षिणी पश्चिमी छोर से अगर वर्षा हो रहा है, तो देखिएगा इधर से कहाँ अगर वर्षा प्रवेश भी कर रहा है मानसून, तो ये छेक देता है। और इधर से हम लोग देखेंगे तो इधर से हम लोग इधर का जो लौटता हुआ मानसून है वो इधर से हम लोग का ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी इस तरीका से है, उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए क्रॉस हुआ है, तो इसीलिए छेक देता है, यानी छाया वृष्टि क्षेत्र में आ जाता है, जिस कारण से झारखंड का हम लोग का पश्चिमी भाग उत्तर पश्चिमी प्रभावित है सूखा से। देखिए अब तड़ित देखते हैं हम लोग। तड़ित के सबसे पहले तड़ित के बारे में जानते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा है कि झारखंड सबसे ज़्यादा किस समस्या यानी किस आपदा से ग्रसित है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा और बाढ़ वगैरह मत लगा दीजिएगा, लगाइएगा तड़ित दिया हुआ रहता है। वज्रपात से बहुत ज़्यादा प्रभावित है झारखंड, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। इसमें हर एक साल कितना 100 मवेशी, जितना भी गाय, जितना भी हम लोग का बैल बकरी जो भी है, जितना भी मवेशी है, ये सारा चीज़ को प्रभावित कर जाता है। कितना ना 100 आदमी 140 150 200 आदमी मर जाता है एक बार में, 100 50 60 ऐसे बैल बकरी सब मर जाता है तड़ित के कारण। तो ये सबसे ज़्यादा झारखंड का सबसे बड़ा समस्या है तड़ित। अब तड़ित वगैरह क्यों आता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अलग से देखेंगे, वो अलग पार्ट है। एस्ट्रोनॉमी हम लोग देख चुके हैं इसे खास वैसे तो हम लोग ये वज्रपात देख लिए। अब वज्रपात के लिए कुछ सॉल्यूशन है, हालांकि उसका सॉल्यूशन तो कोई आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ अपना एक प्रिकॉशन होता है, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। पहले प्री प्लान होना चाहिए। तो उसके लिए झारखंड सरकार जो है, झारखंड सरकार के माध्यम से जो हम लोग का श्री कृष्णा जो प्रशासन है, एक संस्थान है श्री कृष्णा, ठीक है, तो उसके माध्यम से GIS पोर्टल स्टार्ट किया गया है। उस पोर्टल के माध्यम से सभी का मोबाइल में वज्रपात आने का 1 घंटा पहले
या 45 मिनट पहले, 1 घंटा या 45 मिनट पहले सबका मोबाइल में अलर्टनेस मैसेज भेज देगा। सभी का मोबाइल में, सभी गांव तक पहुंचेगा झारखंड का अलर्टनेस मैसेज कि 1 घंटा के अंदर में हो सकता है तो वज्रपात होने का संभावना है। इस तरीक़ा से आएगा। अब हम लोग मेनली इसको पढ़ लेते हैं, जितना था सारा चीज़ को बता दिए हैं। तो देखिएगा, तड़ित, ठीक है, यानी वज्रपात। झारखंड राज्य सबसे ज़्यादा तड़ित से प्रभावित है। झारखंड में वज्रपात से मानव एवं मवेशियों को प्रभावित करता है। राज्य में वज्रपात से बचने के लिए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान ने ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। झारखंड में GIS पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से झारखंड के किसी भी गांव में वज्रपात होने से पहले 1 घंटा या 45 मिनट पहले सभी का मोबाइल में अलर्टनेस मैसेज भेजा जाएगा। तो ये हम लोग का क्लियर हुआ। थोड़ा सा नीचे आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग मेनली देखते हैं खनन दुर्घटना। खनन दुर्घटना झारखंड में कैसे प्रभावित है, ठीक है। अब देखिए, खनन दुर्घटना यानी क्या, मान लीजिए ज़मीन का नीचे से कोयला निकाला जा रहा है, नीचे से ज़मीन का कोयला निकाला जा रहा है, तो वो गुफा जैसे तो बनेगा ही, ठीक है। अब गुफा जैसे बनेगा तो वो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी वो धंसेगा, गिर जाएगा। अगर उसके गिरने से, धंसने से आदमी सब दब जाता है। एक दुर्घटना खनन दुर्घटना में हो गया। बहुत सारे खनन, जैसे कोयला खदान हो गया, ठीक है। कोयला खदान यानी एक बार हुआ ऐसा कि धनबाद का चासनाला कोयला खदान में यानी खान में बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया था। वहाँ से कोयला निकाला जा, सालों साल से कोयला निकाला जा रहा है। अचानक वहाँ पर पानी घुस गया। वही पानी घुसने के कारण 300, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कितना मरा था, लेकिन 300 डाटा में दिखाया जाता है, 372 से 75 दिखाया जाता है। तो हम मोटा मोटी वही मान के चलिएगा, यानी 375 लोग उस चासनाला के खान में पानी के घुसने के कारण सब मर गए, दब के सब वहीं पर डूब के मर गए, ठीक है। ये हम लोग का खनन दुर्घटना हो गया। तो मेनली खनन दुर्घटना क्या होता है आप लोग समझ गए। अभी भी झारखंड का जो झरिया है, झरिया कोयला खान है, उसमें अभी भी आग लगा हुआ है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि झरिया का, झारखंड का कौन ऐसा जगह है कोयला खान जहाँ अभी भी आग लगा हुआ है। तो झरिया ऐसा कोयला खान है जहाँ आग लगा हुआ है, अभी भी धुआं होता है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उड़ा के भी आइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, ये खनन दुर्घटना को आप लोग समझ गए, तो इसको पढ़ देते हैं। झारखंड राज्य में कुल खनन का 40% भाग झारखंड में है। झारखंड राज्य में खनन से 9 जिला प्रभावित है। अब झारखंड राज्य में खनन से 9 जिला प्रभावित है। अब 9 जिला कहने का मतलब आप लोग बताइए कौन कौन जिला प्रभावित है। भाई जहाँ जहाँ खनन का निकाला जा रहा है, जहाँ जहाँ उस तरीका खनन है, काम किया जा रहा है, वहाँ खनन का दुर्घटना होगा ही। अब देखिए, जैसे हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम नीचे से लेते हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर में जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम है हम लोग का, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद आपका गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया। अब ये भी प्रभावित है, ठीक है। खनन दुर्घटना से सबसे मेन जो प्रभावित है धनबाद, बोकारो, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो ये हम लोग का इसीलिए 9 जिला है जो प्रभावित है खनन दुर्घटना से। अब इसको याद रखिएगा कि झारखंड में खनन से 9 जिला प्रभावित है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी खनन दुर्घटना धनबाद के चासनाला कोयला खदान में, कोयला खान या खदान बोलिए, अचानक पानी घुसने से 375 लोगों की जान चली गई। झारखंड के झरिया कोयला खान में आग लगी हुई है, ठीक है। भारतीय खनन स्कूल धनबाद मार्गदर्शन करेगा। भारतीय खनन जो धनबाद का स्कूल है, वो हम लोग का खनन से संबंधित जितना भी या उसका मैनेजमेंट करना है, या किसी तरह का निकालना है, सॉल्यूशन करना है, जो भी करना है, एजुकेट करना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, सारा चीज़ का खेला लीला करता है धनबाद, ठीक है। खनन स्कूल धनबाद। तो अब ये हम लोग समझ गए ये खनन दुर्घटना को। अब आगे देखते हैं वनों में आग। वनों में आग देखिए, एक तो आप लोग खुद लगाते हैं वनों में आग, और एक अपने से लग जाता है। जैसे 2 पेड़ को अगर आपस में इसे टकराते रहेगा, ठीक है, बहुत देर तक, तो उसमें आग लग जाता है। और अगर सूखा एरिया हुआ तो उसमें जल्दी और आग पकड़ लेता है। तो अब झारखंड में देखिए आग का सबसे मेन कारण क्यों बनता है। तो झारखंड में 2 प्रकार का वनस्पति पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, और एक है शुष्क, ठीक है, शुष्क पतझड़ वन। तो देखिए झारखंड में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है 2.66% है, और उस शुष्क पतझड़ वन है 95.25 है।
तो 95.25 शुष्क पतझड़ वन है। अब शुष्क पतझड़ वन है एक झाड़ी प्रकार का पेड़ पौधा होता है, छोटे छोटे होते हैं और झाड़ी नुमा होता है सारा चीज़, ठीक है, शुष्क पतझड़ वन में। यही शुष्क पतझड़ वन की अधिकता के कारण झारखंड में वनाग्नि का कारण बनता है। शुष्क पतझड़ वन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वनों में आग, नीचे आप लोगों को दिखता है कि नहीं, देखिएगा। अब झारखंड में आप ही लोग दिमाग लगाइए कि झारखंड में कहाँ कहाँ इस तरह का जो वनाग्नि है सबसे ज़्यादा अधिक होगा। अब देखिए पश्चिमी हम लोग को चतरा हम लोग का पलामू हो गया, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, ये सब जंगलों का भरमार है। जामताड़ा हो गया, फिर पश्चिमी सिंहभूम हो गया, ये सारा चीज़ गुमला, सिमडेगा, ये सब जंगलों से भरा हुआ है। तो भाई प्रभावित वही एरिया होगा सबसे ज़्यादा। तो देखिए झारखंड का सबसे ज़्यादा प्रभावित है हम लोग का एक है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जो है झारखंड में वनाग्नि से प्रभावित है बहुत ज़्यादा। और झारखंड में टोटल 9 जिला है ऐसा जो प्रभावित है वनाग्नि के कारण। और वनाग्नि का कारण पूरा बता दिए हैं, कुछ जिला को लिख दिए हैं जैसे गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, आप लिख लीजिएगा। झारखंड में शुष्क पतझड़ वन की अधिकता होने के कारण वनाग्नि का कारण यानी समस्या बनता है। और जैसे वनाग्नि का समस्या एक और बनता है, अगर एग्जाम्पल में अगर ऑप्शन में ना दिया रहे ये, तो ऑप्शन में दिया रहता है कि जैसे कि महुआ का सीजन आता है, ठीक है, महुआ का सीजन आता है तो झारखंड के लोग पेड़ के नीचे साफ सफाई करते हैं। पेड़ के नीचे साफ सफाई करने समय वो जितना भी कचरा इकट्ठा करते हैं उसको आग लगा देते हैं, और वही आग उड़ के किसी सूखे क्षेत्र में, सूखे वन वाला क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, या वन में सफाई करते हैं और वन में ही आग लगा देते हैं, तो आग आगे तरफ बढ़ जाता है, जिस कारण जंगल वगैरह में आग लग जाता है। तो ये झारखंड में बहुत ज़्यादा ये सब होता है, और सबसे ज़्यादा आग यही महुआ वाला लोग लगाता है, ठीक है। तो ये महुआ बिछने वाला लोग ही आग में फेंक देना चाहिए, ताकि अगला बार से 2-4 जन को फेंकने से तभी सबक मिलेगा तब जाकर झारखंड में ये सब कांड नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये ऐसे ही बोल देना है, थोड़ा सा मजाक भी करना है, बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग का एक और उत्पात, मतलब कि एक और संकट है जो बहुत हेवी है। ये इसका कोई मौसम नहीं है, कुछ नहीं है, मौसम भी कहने का मतलब है, लेकिन ये बिना मौसम में भी देखा जाता है। इतना ज़्यादा उत्पात झारखंड में है कि झारखंड सरकार का एक दिन घरे में आ जाता तो ठीक होता, ठीक है। हाथी का उत्पात, अब हाथी का उत्पाद एक बार हम लोग देखते हैं कि हाथी का जो उत्पात होता है क्या कैसे, ये किस कारण से हो रहा है, इन सब चीज़ों का भी डिस्कस करेंगे। देखिए झारखंड में हाथियों का उत्पाद, इससे संबंधित हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को लिखने का ज़रूरत है। ये बहुत ही इजी है, आप लोगों को बस थोड़ा सा समझना है कि किस तरह से हाथी लोग प्रभावित होता है, उसको मेनली जानना है। तो देखिए मेनली झारखंड में हाथियों का उत्पात क्यों है, ये झारखंड सरकार का ढिलाई के कारण है। अगर किसी दिन झारखंड सरकार का घर में घुस गया हाथी तो फिर देखिएगा तुरंत जंगल में कांटा लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है झारखंड में, और इतना गंदा यहाँ मैनेजमेंट हो रहा है, इतना गंदा कि कहना ही नहीं है। देखिए आप सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों हाथी लोग इस उत्पात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए वनों का कटाई कारण, वनों का कटाई करने के कारण हाथी लोग जंगल से बाहर आ जा रहे हैं। वनों का कटाई करने के कारण जंगल पशु पक्षी जो भी है जानवर, उन लोगों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, जंगलों में आग लगा दे रहे हैं। तो ये सब कारण हो गया। और महुआ का जो फूल है उसका सुगंध के कारण कभी कभी हाथी लोग भटक जाते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेनली हम लोग का 4 कारण हो गया। अब देखिए हाथियों को रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते हैं, दुनिया में सब चीज़ को रोकने का रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, रोकने का प्लान भी किया जा सकता है, तरीका भी है। तो अगर झारखंड में अगर जितना भी जंगल है, ठीक है, अगर अगर मैनेजमेंट ही किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, तो ये क्या मैनेजमेंट किया जा रहा है। मान लीजिए अगर ये जंगल है पूरा का पूरा, भाई ये जंगल है, अब हाथी लोग यहाँ से बाहर निकलता है, आप लोग यहाँ आग लगा देते हैं, पेड़ पौधा का कटाई कर देते हैं, ठीक है, या महुआ फूल वगैरह का जो भी स्मेल वगैरह है, या उसका प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देते हैं, तो इस कारण से वो लोग निकल के आता है। लेकिन अगर इसको रोका जा सकता है, देखिए अगर इस आसपास अगर कांटा का खेती किया जाए, जंगल के साइड में बाहर में पूरे जंगल को कांटा का खेती से घेर दिया जाए, इस तरह से कांटों का खेती से घेर देते हैं,
इस तरह से। तो हाथी निकलेगा कैसे? हाथी लोग का बहुत सेंस होता है, कांटा से हाथी लोग बहुत डरता है। झारखंड इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, ठीक है, इसको पहुंचाइए, इसको शेयर करके। झारखंड सरकार चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। अरे भाई, अगर मरने का वेट किया है, अगर हाथी अगर कोई भी जंगली जानवर मार दिया तो उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। अरे भाई, उस 4 लाख रुपये को उससे पहले यूज कर लीजिए जंगल में। जंगल का चारों साइड में कांटा का खेती कीजिए, और जो हाथी वगैरह जंगली जानवर से को निकलने के लिए उससे रोका जा सकता है। हाथी लोग में कांटा अगर एक भी हाथी को लग गया कांटा तो वो डर जाएगा और सबको बोल देगा भाई यहाँ खतरा है, सब चलो अंदर, अब जो भी है आग लगाए फिर भी अंदर चलो। इस तरह से उन लोग का सेंस होता है। लेकिन नहीं, पेड़ कटाई सिमडेगा जिला में 5-10 दिन पहले का बात है। सिमडेगा जिला का हम लोग का कोलीबिरा ब्लॉक में, ठीक है, प्रखंड है एक, वहाँ पर 22 हाथियों का झुंड घूम रहा है, पूरा खुले आम घूम रहा है मेन रोड में, ठीक है। सब्जी वब्जी खरीदने गया होगा, ठीक है, हाथी लोग। तो ये पूरा आजकल मार्केट भी घूम रहे हैं हाथी लोग, जंगली, ठीक है, जंगली हाथी लोग। तो इन लोग को ध्यान ही नहीं है कुछ, बस पेड़ का कटाई हो रहा है और बेच रहा है यहाँ से झारखंड से सबको बाहर। कोयला भी बाहर, लोहा भी बाहर, सोना चांदी सब बाहर कर दो, ठीक है, सब चीज़ को बाहर कर दो। और यहाँ सब मोराबादी मैदान में हल्ला बोल चल रहा है डेली। तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो खैर छोड़िए, ठीक करना ही होगा, हम ही लोग को ठीक करना है मिलजुल के। तो आज के लिए इतना ही। सो आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर सारा चीज़ करिएगा, ताकि बहुत कुछ चीज़ों में सुधार भी हो सकता है। इस तरीका अगर तरीका अपनाया जाए तो वो भी ठीक हो सकता है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ और सुधार करना है, कुछ आप लोगों का कुछ थॉट है, तो उन सब चीज़ों को भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।